नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिनकेडमी में। बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। 15G और 15H जब से बंद हो गया है 31 मार्च 2026 से नया फॉर्म आ गया है। उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, किस तरीके से भरना है और कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो दोस्तों, 15G और 15H एक ऐसे फॉर्म थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, जिनमें आपको एक सुविधा दी गई थी कि आप ये वाला फॉर्म भर के 15G था नॉन सीनियर सिटीज़न के लिए और 15H था सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आपकी इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, तो आप ये फॉर्म भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और बैंक में ये जमा कर सकते थे और बता सकते थे कि हमारी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है और इसीलिए बैंक जो है उस पर कोई भी टैक्स या TDS ना काटे। ये एक सुविधा दी गई थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अदरवाइज़ क्या होता था कि बैंक TDS काट देता था 10%, और बाद में सीनियर सिटीजन्स को या उन लोगों को जिनकी टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती पूरे साल में, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स रिफंड वापस मंगवाना पड़ता था, जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता था, लगभग 1 साल। पुराने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको 2 फॉर्म ज़रूरत थे, लेकिन अब जो नया रूल आया है 2026 का इनकम टैक्स का, उसमें इन दोनों फॉर्म को डिसकंटिन्यू करके एक नया फॉर्म जोड़ दिया है जिसका नंबर है 121। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन नॉन एलिजिबल है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो भी भारत के सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट हैं और बिलो 60 ईयर्स हैं, उनके लिए फॉर्म 15G हुआ करता था, और जिसमें इनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है और टोटल इंटरेस्ट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे होता था। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख और 3 लाख के आसपास है। आप ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में चेक कर सकते हैं इसको। तो 2 कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करनी पड़ती थी, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है और इंटरेस्ट इनकम अगर है तो वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे है। और फॉर्म 15H जो था वो 60 साल से ऊपर के लिए था। इसमें भी सेम कंडीशन था कि टैक्सेबल लिमिट से आपका नीचे इनकम होना चाहिए। इसमें नॉन रेजिडेंट एलिजिबल नहीं है, कंपनीज और फर्म्स भी फॉर्म 121 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब 15G और H ख़त्म करके फॉर्म 121 लेके आया गया है। और सबमिट कब करते थे? जब इसकी ज़रूरत पड़ती थी, मतलब आपकी इनकम आने से पहले पहले आपको इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 121 में आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आपके ऊपर टैक्स ना लगे। सिर्फ इसीलिए ये फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बाद में कोई टैक्स लग सकता है या नहीं लग सकता है। इसके ऊपर कोई भी डिटेल वेरिफिकेशन नहीं है साइट के द्वारा और इनकम टैक्स के द्वारा। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका टैक्स बच जाए, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ TDS। बैंक में आपका अगर कोई डिपॉजिट है तो उस पर TDS ना लगे, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए फॉर्म 121 जमा किया जाता है। इसमें आपके पास पैन होना मैंडेटरी है, तभी पता लगेगा कि आपकी कौन सी इनकम आ रही है और किस पैन पे आपका टैक्स ना काटा जाए। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको 15G और 15H का भी दिया है, क्योंकि कुछ बैंक्स अभी भी इसी फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप अपने बैंक से ज़रूर पता कर लें कि आपको 121 सबमिट करना है या 15G या H सबमिट करना है। लेकिन अभी ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। इसको आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या रिस्पेक्टिव बैंक ने भी अपने पोर्टल पे इसको अपलोड कर दिया है। और कुछ बैंक्स जो है वो ऑनलाइन सबमिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक सैम्पल 121 फॉर्म है। इस फॉर्म को आप incometaxindia.gov.in पे जाकर के भी ऑनलाइन फिल भी कर सकते हैं फॉर्म को। फ़िलहाल हम इसके कंटेंट समझ लेते हैं, क्या क्या कंटेंट हैं। इसको भरने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सी इनकम आपकी जुड़ सकती हैं। जैसे कि आपका कोई बैलेंस मिला है एम्प्लॉय से पार्टिसिपेटिंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, इंश्योरेंस कमीशन मिला है आपको, रेंट मिला है आपको, म्यूचुअल फंड से कुछ इनकम आई है, इंटरेस्ट की इनकम आई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई सम आया है, डिविडेंड आया है। ये सारी इनकम में अगर आप आते हैं, यानी अगर इनसे आपकी कोई इनकम आती है, तो ये फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। इसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट A और आपका पार्ट B। तो पार्ट B
उनके लिए है जो आपको वो इनकम दे रहे हैं। जैसे कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये पार्ट बी जो है वो बैंक के लिए एप्लीकेबल है। आपके लिए एप्लीकेबल है पार्ट ए। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो नेम आ गया, एड्रेस आ गया आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया, पैन आ गया। इसके बाद स्टेटस आ गया आपका। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको डालना है कि आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। इस फॉर्म के एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नीचे नोट्स में दिया हुआ है, जहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी इनकम इसमें आपकी आ सकती हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर आपका जस्टिफिकेशन है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 121 फॉर्म है, इसको आप एक से ज़्यादा भी फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी अलग अलग तरीके से इनकम आ रही है, पोस्ट ऑफिस से आपकी अलग इनकम आ रही है, बैंक से अलग आ रही है, डिविडेंड से अलग आ रही है और म्यूचुअल फंड से अलग आ रही है, तो एक से ज़्यादा भी आप 121 फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने बताया कि चाहे आप 60 ईयर्स से ऊपर हैं या 60 ईयर्स से नीचे हैं, फॉर्म आपका एक ही रहेगा। पहले की तरह जी और एच ख़त्म कर दिया है, तो आप में इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका एज 60 से ज़्यादा है या नहीं है। इसके बाद ईमेल आईडी आपका आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा कंट्री कोड और नंबर के साथ। टैक्स ईयर 2026-27। देखिए, अब वो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट नए एक्ट में ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ टैक्स ईयर आता है, मींस जिस साल में आप हैं, जिस साल में आपकी इनकम आ रही है उसको टैक्स ईयर कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद आपका टैक्स ईयर 26-27 शुरू हो चुका है। इसके बाद आपकी इनकम आएगी। इसमें आपको वो वाली इनकम स्पेसिफाई करनी है, जैसे कि आपका कोई अगर पीएफ विड्रॉल से निकाल रहे हैं पैसा, उससे इनकम आ रही है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। बैंक की इंटरेस्ट से इनकम आ रही है वो मेंशन करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का है वो इनकम मेंशन करना पड़ेगा। वही इनकम जो हमने अभी डिस्कस किए थे आपके पास पॉइंट नंबर 5 में। इसके बाद आपके पास आता है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच इनकम इज़ मेड। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज़ मेड। अभी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं 121, इसमें आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी आ रही है। सपोज़ करिए इसमें हम मान लेते हैं कि आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ये आपने मेंशन कर दिया है ऊपर, और इससे जो इनकम आपकी आ रही है वो आ रही है 1,50,000 की। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी साल भर की इनकम जो एस्टिमेट लगा रहा हूँ मैं एफडी के ऊपर, वो 1,50,000 आएगी। इसके बाद अगर आपने कोई और फॉर्म 121 फाइल किया है, इस फॉर्म के अलावा अगर कोई और भी फाइल किया है, क्योंकि कर सकते हैं आप, तो वो आपको मेंशन करना है, उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद आपको पूछ रहे हैं कि आपने कितने फॉर्म फाइल करे हैं 121 इससे पहले, वो आपको मेंशन करने हैं टोटल नंबर। यानी कि आपने सपोज़ करिए 2 इसके पहले फ़ाइल कर चुके हैं या 1 फ़ाइल कर चुके हैं, तो उसका आप डिटेल यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि आपका इनकम 121 में कितना था जो आपने फ़ाइल किया। सपोज़ करिए आपने एक ही फॉर्म फाइल किया था, यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, और इसकी एग्रीगेट इनकम आपके आ रही थी 1 लाख की। ओके, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि हमारी उस फॉर्म में इतनी इनकम हमने डिक्लेयर करी थी। इसके बाद आपका एग्रीगेट इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज़ मेड ड्यूरिंग टैक्स ईयर। अब आपकी एग्रीगेट इनकम कितनी आ रही है, इसमें कॉलम 10 और 11B को ऐड करना पड़ेगा। 10 और 11B, जिसमें कि आपकी अभी कितनी एस्टिमेटेड इनकम आ रही है और एग्रीगेट आपने कितनी अभी तक जमा कर दी है, इनकम डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी 1,50,000 प्लस 1 लाख, यानी कि 2,50,000 की इनकम आपकी अभी तक अकाउंट फॉर करनी चाहिए, जो कि आप इस फॉर्म में जमा कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वही इनकम लिखनी है जिसके लिए आप एग्जेम्पशन चाहते हैं। हमने एग्जांपल लिया है एफडी का इंटरेस्ट, तो एफडी के इंटरेस्ट आपका मान लीजिए, आप समझ रहे हैं 1,50,000 साल का आएगा मेरा। और इसके अलावा आपने एक और फॉर्म फाइल किया है, सपोज़ करिए पीएफ विड्रॉल का। पीएफ विड्रॉल में आपको लगता है कि मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा और इस पे भी मैं चाहता हूँ कि टैक्स ना कटे, तो ये दोनों की इनकम मिला के हमने 2.5 लाख की सबमिट कर दी है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम, इसके अलावा कोई अगर आपकी इनकम है तो उसको भी यहाँ पर जोड़ के लिखना पड़ेगा आपको। सपोज़ करिए कि आपका 1,50,000 तो ये हो गया,
और 1 लाख ये हो गया, 2.5 लाख आपका यहाँ पर हो गया। इसके अलावा आपकी 3 लाख की इनकम और आ रही है, तो आप, या आप मान लीजिए 1 लाख की इनकम और आ रही है, तो 3,50,000 आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसमें आपको पिछले 2 साल का अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और कितनी आपने इनकम डिक्लेयर करी थी वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद आपको सिंपल अपना नाम और पैन नंबर यहाँ पर सबमिट करके टैक्स ईयर के बारे में आपको जिक्र करके कौन से टैक्स ईयर में आप हैं उसको आपको सबमिट करना है रिस्पेक्टिव बैंक या जिससे आपकी इनकम आ रही है उसके पास। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।